वेलकम ऑल। हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई एम शेयरिंग माय कंप्यूटर स्क्रीन नाउ। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। आई गेस माय कंप्यूटर स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। जब सेशन चल रहा होगा सो यू आर ऑल ऑन म्यूट मोड, बट स्टिल यू कैन चैट विद अस इन चैट बॉक्स। ठीक है, सो आप चैट बॉक्स में आपको जो भी डाउट्स है, यू मे माइट बी हैविंग क्वेश्चंस, तो वो वहां डाल सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेश कारेलिया और मैं कुलकर्णी साइंस एकेडमी में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में बच्चों क्या होने वाला है उसका एक ग्लिम्स ले लेते हैं, एक टूर ले लेते हैं कि क्या क्या हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। सो नंबर वन थिंग, आज के जो सेशन है करियर गाइडेंस सेशन, इट इज फॉर द स्टूडेंट्स वो है पास 10th क्लास। अभी अभी जिन्होंने 10th क्लास पास किया है सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने बहुत ही अच्छे अच्छे स्कोर से और बहुत मेहनत से 10th पास किया है और 11th साइंस लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग 10th पास आउट करते हैं, स्कूलिंग खत्म होता है और 11th साइंस से आपका कॉलेज लाइफ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो 11th साइंस है इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता नहीं होती है और ओवर द टाइम आपको पता चलता है, लेकिन इट इज देन टू लेट। बहुत सारी एग्जाम्स होती है जो आपको 11th से ही आप दे सकते हो। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो 4 सब्जेक्ट होते हैं साइंस में, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। मे बी आप सबको पता होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इज पीसीबी ग्रुप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इज पीसीएम ग्रुप। ठीक है, और पीसीएमबी ग्रुप भी होता है चारों सब्जेक्ट का ग्रुप। ठीक है, तो इसमें कौन से करियर ऑप्शन है, अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हो या 4 सब्जेक्ट लेते हो, या फिर आपको पहले से ही कुछ एक पर्टिकुलर, मैंने देखा ग्रुप पर चैट में कि बहुत बच्चों को पर्टिकुलर फील्ड्स में ऑलरेडी इंटरेस्ट है। सो दे आर ऑलरेडी मोटिवेटेड टू पर्टिकुलर टुवर्ड्स पर्टिकुलर फील्ड, लेकिन उनको कई बार नहीं पता होता है कि भाई चलो ये तो मुझे ही बनना है। लेटर से मुझे बनना है कोई आर्मी ऑफिसर, बट मुझे ये नहीं पता है कि आर्मी ऑफिसर बनते कैसे हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन बच्चों आज के सेशन में हमको मिलेगी। ठीक है, हम लोग साइंस के 11th 12th साइंस लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। अगेन आपने साइंस ले लिया तो आप समझ लो आप एक बड़े समंदर में उतर चुके हो और यहाँ पर हर डायरेक्शन में आपको अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज सारा 1 घंटे के सेशन में डिस्कस करना इम्पॉसिबल है, बट हम लोग जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है जहां पर आपको ऑब्वियसली हमारे इंडिया में और जो नासिक का मॉब है उन लोगों के लिए कौन सा ज्यादा बेस्ट रहेगा, वो सारे हमने ऑप्शंस यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, तो ये होगा अपना सेकंड पार्ट और उसके बाद डिफेंस के बारे में हमें भूषण सर बताने वाले हैं। और अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट ऐसा कुछ बनना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज के सेशन में शेयर होने वाली है। तो चलिए, बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल सेशन हम हमारी टीम के बारे में बता देते हैं। तो पूरा जो अभी आपके लिए मेंटर टीम आया है, इट इज फ्रॉम कुलकर्णी साइंस एकेडमी। कुलकर्णी साइंस एकेडमी इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर 11th एंड 12th साइंस। ठीक है, हम लोग 11th 12th साइंस का कोचिंग देते हैं। देन आईआईटी जेईई एग्जाम्स का कोचिंग यहाँ पर दिया जाता है। नीट एग्जाम है जो कि मेडिकल के लिए है, हम लोग ये एग्जाम्स कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। एनडीए होता है जहां से आप डिफेंस का अपना करियर बहुत ही अर्ली स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही जल्दी से आप टॉप लेवल पर पहुंच सकते हो। देन एमएसटी सीईटी होता है जो ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर एग्जाम है नासिक के लिए या महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के लिए। फिर हमारे जो कुलकर्णी साइंस एकेडमी के ब्रांचेस है बच्चों, ये है कॉलेज रोड और इंदिरा नगर पर। ऑलरेडी हमने 11th साइंस के बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं फॉर अगेन ऑनलाइन है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बट स्टिल आवर स्टूडेंट्स आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स। ठीक है, और दूसरी चीज है हम लोग भोसला मिलिट्री स्कूल में एनडीए का कोचिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर रेसिडेंशियल स्टूडेंट्स ऑफ द भोसला मिलिट्री स्कूल, एंड वी हैव वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स फॉर दिस ईयर ऑल्सो। देन अगेन आपको भूषण सर इसके बारे में डिटेल बताएंगे। ही इज द एनडीए फैकल्टी इन आवर टीम। अब तक के 1500 सिलेक्शन है बच्चों आईआईटी जेईई में, 100+ सिलेक्शन है नीट में। दीज आर डॉक्टर्स, है ना। अभी कुछ पास आउट हो चुके हैं, कुछ अभी भी लास्ट ईयर में है जो एमबीबीएस के। ठीक है, देन 2000+ स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर
top government colleges in Maharashtra and also out of the Maharashtra. So all over the India हमारे students अलग अलग अच्छे अच्छे colleges में already select हो चुके हैं through MSCET and again other state CETs also. ठीक है, तो ये हो गया हमारे बारे में. तो रिसर्च फैकल्टीज कौन कौन है, तो नंबर 1 पे मैं हूँ प्रोफेसर धर्मेश कारेलिया. मेरा MSc फिजिक्स हुआ है. आई एम MD ऑफ KSA एंड आई एम ऑल्सो एजुकेटर ऑन अनअकैडमी एंड प्रीवियसली मैंने रेजोनेंस और बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाया हुआ है. देन आई वाज PGT फिजिक्स एट KV2 एयरफोर्स स्टेशन देवलाली. Again I was visiting faculty at Ashoka College where I taught students astrophysics topic. तो ये है थोड़ा बहुत मेरे बारे में. और अभी हमारे साथ और भी मेंबर्स हैं. प्रोफेसर चेतन गवाले जो कि MSc केमिस्ट्री है, उनका B.Ed भी हुआ है. ही इज ऑल्सो को फाउंडर ऑफ KSA एंड ही इज वेरी फेमस ऑन यूट्यूब विथ नेम क्रैकिंग केम. अगेन उनके वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी. यू कैन फॉलो हिम ऑन यूट्यूब. और चेतन सर के बारे में जितना पता है उतना कम है. उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग में भी टीच किया है. ही हैज 10+ years of experience in teaching chemistry. Then comes the Bhushan Shinde sir. He is BSc chemistry. He is mental ability faculty in KSA BMS NDA coaching. He has cracked NDA, CDS and AFCAT and soon he will be the Air Force pilot and let's say उनको हमने विश करना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी हमारे इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर ले. ठीक है, तो तब तक के लिए ही इज विथ अस टीचिंग आवर स्टूडेंट्स. तो चलिए अपना मेन टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे. तो मेन टॉपिक है हमारा आज का करियर गाइडेंस का. तो बच्चों करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं. मैंने जैसे आपको बताया, जैसे ही आप 10th स्कूलिंग कंप्लीट करते हो एंड यू एंटर द 11th साइंस, सो यू एंटर इन अ बिग ओशन. और वहां पर हर जगह करियर अपॉर्चुनिटीज है, हर जगह बहुत सारी चीजें है ना. इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्शन है बच्चों. लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा साइंस के बच्चों के लिए जो रिवॉर्डिंग करियर्स है, दीज आर दीज 4 करियर्स, है ना. तो नंबर 1 पे आता है इंजीनियरिंग, नंबर 2 इज मेडिकल, नंबर 3 इज आर्किटेक्चर, नंबर 4 इज आर्म फोर्सेस. अगेन मैंने ये नंबरिंग दिया है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन हाउ मच रिवॉर्डिंग इट इज. ठीक है, ये सारे के सारे करियर्स इक्वली रिवॉर्डिंग है एंड इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड इंटरेस्ट. अगर आपको इनमें से कोई एक पर्टिकुलर फील्ड पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद है तो नो डाउट यू कैन गो फॉर दैट फील्ड. अगेन अदर देन दीज आप गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, UPSC MPSC, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्शंस है. आप कोई भी एक करियर का नाम बताइए कि सर ये करियर मुझे करना है एंड आई विल से दैट यू कैन डू दैट करियर बाय टेकिंग 11th एंड 12th साइंस. तो यही बच्चों साइंस में आने का एडवांटेज है. ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर क्या है, तो मोस्ट रिवॉर्डिंग मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया है. हम लोग बच्चों स्कूल लेवल पर कभी भी सोचते हैं कि मैं बड़ा बनके क्या बनूंगा, बड़ा होके क्या बनूंगा. तो हमारे दिमाग में आता है भाई क्या नीड क्या है हमारी. तो बेसिकली वी आर हैविंग 3 नीड्स. दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए और पैसा चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ये करियर दे सकते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है इन सारे करियर ऑप्शंस में. तो चलिए एक एक देखते हैं कैसे कैसे करियर ऑप्शंस है. बट मुझे बताओ, अगर आपको अपना ड्रीम करियर पहले से पता है कि चलो मुझे XYZ बनना है, तो उस ड्रीम करियर को आप कैसे परस्यू कर सकते हैं. तो नंबर 1 थिंग, जैसे हर जगह आपको बताया जाता है, हार्डवर्क इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड इन टूडेज कॉम्पिटिशन इरा. ठीक है, इतना भयंकर कंपटीशन अगर आप देखोगे, आपका खुद का 80-90% होगा, लेकिन आपके कंपटीशन में बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जिनका परसेंटेज भी उसी रेंज में होगा. सो दे आर ऑल डूइंग लॉट ऑफ हार्डवर्क. उसके बाद दूसरी चीज है डिटर्मिनेशन. अगर आपको लेट अस से आपको बनना है साइंटिस्ट, तो आपके मन में होना चाहिए डिटर्मिनेशन. अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपके मन में होना चाहिए डिटर्मिनेशन. क्योंकि डेफिनेटली ये जो रोड है वो आसान तो नहीं है, बट हमें पता है ना, डिफिकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन. तो अगर आपको ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन में जाना है तो उस डिफिकल्ट रोड से ही जाना होगा, और उसके लिए आपको हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन की जरूरत है. ठीक है, अब ये सब तो हो गया. अब सपोज मैंने ये सारा डिसाइड कर लिया और मैंने बहुत हार्डवर्क कर लिया, बट किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो क्या आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा क्या? सो द आंसर इज नो. बाय सिलेक्टिंग बेस्ट कॉलेज एंड लाइक IITs NITs, ऐसे जो बेस्ट कॉलेजेस है, यहाँ पर जब आप अपना सिलेक्शन करवा देते हो तभी आपका अच्छा करियर हो सकता है. अगर आप लोकल कॉलेजेस से एजुकेशन लेते हो, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में आते रहता है कि बहुत सारे 10,000 20,000 lakhs ऑफ स्टूडेंट्स है जो इंजीनियर्स है, बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स. द रीजन इज दैट वो लोकल कॉलेजेस से एजुकेशन करते हैं, जहां पर कैंपस इंटरव्यूज नहीं होते हैं, जहां पर
अच्छे से एजुकेशन भी नहीं होता है, एंड दीज पीपल लैक इन देयर कंसेप्ट नॉलेज। और अगर आज मैं आपको हायर कर रहा हूँ, ठीक है, इन माय इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग फिजिक्स, और अगर मैं आपको पूछ लूँ कि भाई आप मुझे डिस्टेंस का यूनिट बताओ, एंड इफ यू आर not capable of telling me what is unit of distance, so how can you expect that I will hire you for my coaching institute even if you are topper of your local college, है ना। तो सीधी बात है, यहाँ पर आपको स्किल, नॉलेज और अगेन कॉलेज का टाइम, दोनों तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अलग अलग टॉप कॉलेजेस के यहाँ पर मैंने नाम दिए हैं। इंजीनियरिंग के लिए नंबर 1 पे ऑब्वियसली आता है आईआईटीज, उसके बाद आता है नंबर 2 पे एनआईटीज, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जैसे कि सीओईपी है, बिट्स पिलानी है, वीआईटी है, एमआईटी है। मेडिकल के लिए एम्स जो है सबसे नंबर टॉप पर आता है। देन यहाँ पर है सीएमसी, एएफएमसी, केईएम, ये सारे टॉप मेडिकल कॉलेजेस है जो अगेन गवर्नमेंट ड्रिवन है। देन आर्म फोर्सेस के लिए एनडीए है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों जो भूषण सर एट द एंड ऑफ द सेशन बताने वाले हैं, ठीक है। तो सेशन का सीक्वेंस ऐसा रहेगा, सबसे पहले मेडिकल और पीसीबी ग्रुप के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, वो मैं शेयर करने वाला हूँ। नंबर 2 पे चेतन सर आपको पीसीएम के सारे करियर ऑप्शंस बताएंगे, एंड नंबर 3 पे भूषण सर आपको जो डिफेंस रिलेटेड करियर ऑप्शंस है वो बताने वाले हैं, ठीक है। तो सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो होल्ड ऑन, और एक पेन और पेपर साथ में रखिए, और ड्यूरिंग सेशन आपको कोई भी डाउट आता है तो चैट बॉक्स में डालते जाइए। एट द एंड ऑफ सेशन हम लोग कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल ये है कि चलो टॉप कॉलेजेस में तो आपको लेना है एडमिशन, तो इन टॉप कॉलेजेस में जाएंगे कैसे। तो सबसे पहली चीज, अगर टॉप कॉलेजेस में जाना है तो यू विल नीड अ प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम बेस्ट फैकल्टीज, और वो आपको मिल जाएगा कुलकर्णी साइंस एकेडमी में, ठीक है। तो चलिए एक टॉपिक कवर करते हैं। पहला है नीट यूजी। नीट यूजी एग्जाम जो है ये एमबीबीएस और बीडीएस ये कोर्सेज के लिए होता है, बीएमएस कोर्सेज के लिए होता है। एमबीबीएस जो है, एमबीबीएस मतलब जो आपके यहाँ पर जनरल फिजिशियन डॉक्टर होता है, तो उसका डिग्री होता है एमबीबीएस। उसके लिए 5.5 साल का टोटल एजुकेशनल ड्यूरेशन लगता है, एंड देन इंटर्नशिप होता है 6 मंथ्स का, एंड देन देयर इज ट्रेनिंग, और बहुत सारी चीजें हैं उसमें, आप धीरे धीरे समझोगे सारी चीजों को। बीएमएस में भी वैसा ही है, 4.5 ईयर्स का ड्यूरेशन है, एंड बीडीएस में 4 साल का ड्यूरेशन है। बीडीएस से आप डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर बन सकते हो, बीएमएस से आयुर्वेदिक डॉक्टर, और एमबीबीएस से एलोपैथी डॉक्टर बन सकते हो। तो ये एग्जाम बच्चों पहले सीबीएसई कंडक्ट करता था, अभी ये सारे एग्जाम्स नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एनटीए जो होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कंडक्ट करने वाला है। और अभी ऐसा माना जाता है कि सारे जो ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स होंगे वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट करने वाली है। तो देखते हैं ओवर द टाइम कैसे कैसे रिफॉर्म्स आएंगे। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स जो है बच्चों इस एग्जाम के लिए वो 3 है, आप 3 से ज्यादा बार एग्जाम नहीं दे सकते। जो इसका पैटर्न है बच्चों वो 180 एमसीक्यू का पैटर्न रहेगा, टोटल 180 एमसीक्यूज होंगे। 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए आपका 11th और 12th साइंस में। मेरा रिकमेंडेशन ऐसा रहता है कि आप 11th और 12th में फिजिक्स पढ़ने वाले हो नीट लेवल का, तो यहाँ पर पीसीबी इज नेसेसरी सब्जेक्ट, बट यहाँ पर आपको मैथ्स अगर होता है तो इट विल गिव यू बेटर एज टूवर्ड्स सॉल्विंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स, क्योंकि जिन बच्चों का ये मैथ्स नहीं होता है तो उनको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज्यादा इश्यूज आता है, और पूरा जो एग्जाम है उसमें फिजिक्स के ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, ठीक है। टोटल जो मार्क्स होता है इसके 720 है, जिसमें 360 मार्क्स का बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी को ज्यादा वेटेज है, सो ऑब्वियसली आपका बायो बहुत अच्छा होना चाहिए। देन कम्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों को 180 मार्क्स का है। हर एक एमसीक्यू जो होता है वो 4 मार्क का होता है बच्चों, ठीक है। और देर इज नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका स्कोर डाउन हो जाए ड्यू टू रॉन्ग आंसर्स। तो इसीलिए इसके लिए जो कोचिंग होता है हम लोग उसी तरीके से करते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा करेक्ट आंसर मार्क करें और रॉन्ग आंसर अवॉइड करें। टेस्ट जो है वो 3 घंटे के लिए होता है, और 50% जो ये पासिंग परसेंटाइल है, तो 50% आप कट ऑफ करते हो तो आपको मार्कशीट आता है कि यू आर पास और यू हैव क्वालिफाइड नीट। बट इसका मतलब बच्चों ये नहीं है कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि 600 650 के स्कोर पर ही आपको गवर्नमेंट का अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस है एमबीबीएस के लिए। और बीएमएस बीडीएमएस के लिए भी थोड़ा 10-20 मार्क नीचे का अगर स्कोर होगा तो मिल जाएगा, बट बहुत कम स्कोर है तो आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इवन अगर आप यहाँ का नासिक का जो प्राइवेट कॉलेज है जो आटगांव एरिया में है,
वहां पर भी आपको बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए तो ही एडमिशन मिलता है। तो इट इज लिटरली डिफिकल्ट टू गेट सिलेक्टेड इन एमबीबीएस, बट स्टिल हमारे हर साल बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं एमबीबीएस, बीएमएस और बीडीएस ब्रांचेस के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़े। और दूसरा आप एग्जाम दे सकते हो पीसीबी ग्रुप से, जो है एमएचटीसीटी, महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल सीईटी। तो ये पुराना नाम है, अभी यहाँ पर एमएचटीसीटी ही बोलते हैं उसे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग इंजीनियरिंग ब्रांचेस के एडमिशन के लिए जा सकते हैं। बट अगेन पीसीबी ग्रुप वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, फिर भी ये एग्जाम दे सकते हैं। 200 मार्क का एग्जाम है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट के लिए 100 स्कोर दिया जाता है बच्चों। और इससे आप कहाँ जा सकते हो, तो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। वेटरनरी साइंस होता है जो एनिमल के डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए। देन बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म, बैचलर ऑफ बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीयूएमएस और बीएचएमएस, ये सारे कोर्सेज के लिए आप एमएचटी सीईटी के कोर्स स्कोर के थ्रू जा सकते हो। ये भी आपने कई नाम कभी सुने भी नहीं होंगे इनमें से, बट दीज आर वेरी गुड करियर्स और इनमें बहुत सारी वैकेंसीज होती है, लेकिन लोग इन करियर्स को सिलेक्ट नहीं करते, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम कंपटीशन होता है और इजी सक्सेस मिलता है। फिर आगे जाएंगे हम लोग। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्स है बच्चों, एम्स है, जिपमेर है। अभी लास्ट ईयर से एम्स और जिपमेर को कैंसिल करके उनको नीट, मतलब इसी साल से एम्स और जिपमेर को कैंसिल कर दिया और दोनों को कंबाइन करके नीट एग्जाम के अंडर में लेके आए हैं। तो नीट एग्जाम दे दोगे तो ये दोनों ही कॉलेजेस के लिए यू विल बी एलिजिबल। ये टॉप कॉलेजेस है, नंबर 1 नंबर 2 पे आते हैं। देन इंजीनियरिंग के लिए वीआईटी ट्रिपल ई, जो चेतन सर आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर एक और मैंने मेंशन किया है केवीपीवाई एंड एनईएसटी। तो बच्चों ये केवीपीवाई जो एग्जाम है, उसका फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो बच्चों ये जो एग्जाम है ये एक स्कॉलरशिप एग्जाम है, जिससे अगर आप क्वालिफाई करते हो एंड यू वांट टू डू रिसर्च इन प्योर साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कोई सब्जेक्ट जैसे पसंद है। जैसे मुझे फिजिक्स बहुत ज्यादा पसंद था स्कूल लेवल से ही, तो मैंने फिजिक्स में एमएससी किया। तो बीएससी और एमएससी, ये बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस, ये डिग्रीज हम लोग लेते हैं इफ यू वांट टू डू प्योर साइंस स्टडी। तो वहां पर आपको बीएससी और एमएससी अगर इंडिया के टॉप कॉलेजेस से करना है तो अगेन यू विल गेट, इफ यू क्वालिफाई दिस केवीपीवाई एग्जाम, यू विल गेट स्कॉलरशिप थ्रू आउट योर एजुकेशन। मतलब 12वीं आप जैसे ही पास करते हो या 11th में भी आप ये एग्जाम दे सकते हो केवीपीवाई। एंड इफ यू क्वालिफाई दिस केवीपीवाई एग्जाम तो आपको इमीडिएटली इसका स्कॉलरशिप मिलना चालू हो जाता है। और टिल योर पीएचडी, देखो आप बीएससी करते हो 12th के बाद 3 साल, उसके बाद एमएससी होता है और उसके बाद होता है आपका पीएचडी। और ये पूरे जर्नी में आपको पूरा एजुकेशन का खर्चा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हर महीने कुछ 5000 का इसका स्कॉलरशिप अमाउंट है। सो विच इज रियली वेरी गुड एट दिस स्टेज। तो और एनईएसटी भी है, इसी तरह का एग्जाम है, आईसर कंडक्ट करता है इसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। तो ये भी टॉप आईआईटी लेवल का इंस्टीट्यूट है जो प्योर साइंस में रिसर्च करने वाले लोगों के लिए है। एंड अगेन आपको बताना चाहूंगा बच्चों की इंडिया में रिसर्च में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। तो ये ऐसी फील्ड है जो बहुत ही अच्छी है, बट अगेन यहाँ पर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, तो यहाँ पर कंपटीशन डेफिनेटली बहुत कम रहेगा। तो ये हो गया पीसीबी ग्रुप के लिए। और एक एग्जाम है नाटा, अगेन पीसीबी वाले नहीं दे सकते, इसमें मैथ्स इज नेसेसरी, बट अगेन आर्किटेक्चर है इसलिए मैं ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ। सो नाटा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एप्टीट्यूड फॉर आर्किटेक्चर। जिन लोगों को आर्किटेक्ट बनना है, आर्किटेक्ट का मतलब होता है जो कभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके लिए एक डिजाइन बनाना होता है, और डिजाइन और मॉडलिंग का काम ये आर्किटेक्ट लोग करते हैं। ठीक है, अगेन उसमें बहुत सारा साइंस और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको 50% होना चाहिए 12th एग्जाम में, और उसके साथ मैथ्स जो है ये कंपलसरी सब्जेक्ट है बच्चों। और मैथ्स के साथ आपका ड्राइंग जो है, ड्राइंग एबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जिनका ड्राइंग भी अच्छा है और जो इस तरह का चीजों में इंटरेस्ट है, जिनको कि भाई कंस्ट्रक्शन करना है, घर का डिजाइन वगैरह बनाना है, तो वो लोग इस फील्ड में जा सकते हैं। अगेन बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली फील्ड नहीं है इसके लिए। तो ऐसी हालत है कि जो आर्किटेक्चर कॉलेजेस है वहां पर प्रोफेसर्स भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रोफेसर जो होना चाहिए वो नाटा क्वालिफाइड होना चाहिए, वो खुद आर्किटेक्ट होना चाहिए, और ऐसे लोग बहुत कम है। तो इसका डिग्री जो आता है बच्चों वो बी आर्क होता है और एम आर्क होता है। इसका टोटल ड्यूरेशन बच्चों 5 इयर्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए हैं जो पीसीबी ग्रुप लेकर आप कर सकते हो। और मैंने एक एडिशनल आपको टॉपिक जो कवर कराया है वो है नाटा का जो। हाँ, तो अभी हम लोग मैं
चेतन सर को होस्ट बना रहा हूँ और चेतन सर आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं जरा चैट सेक्शन भी आप लोगों का पढ़ लेता हूँ, ठीक है। सो चेतन सर, आई एम मेकिंग यू होस्ट। पीपीटी दिख रहा है सबको, हम सब? यस सर। ठीक है, चलो बच्चों को दिख रहा है पीपीटी, हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखो सर ने जो बताया वो तो सब इसका था। अगर आपने बायो वगैरह लिया, पीसीबी ग्रुप लिया, आपको चाहे तो दोनों ग्रुप ले सकते हो, मैथ्स भी ले सकते हो, बायो भी ले सकते हो। लेकिन अभी कुछ कुछ बच्चों को 60% में कैसे गया, इसमें गया से डर लग, डिसेक्शन होता है, हमको पसंद नहीं है, हम इसलिए बायो ड्रॉप कर रहे हैं। ये कुछ तो तुमने सोचा कि भाई बायो ड्रॉप कर दिया तो मेरे आधे करियर ऑप्शन तो खत्म हो गए। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आप पीसीएम भी ले सकते हो, मैथ्स ले सकते हो, मैथ्स लेके भी आपको बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपने कैसे रहना चाहिए, आपने मैथ्स भी लेना चाहिए और बायो भी लेना चाहिए 12th में, 11th और 12th में। इसके पीछे रीजन क्या है कि मैथ्स और बायो रहा ना तो आपको समझेगा कि आपको किस में इंटरेस्ट है। क्योंकि आप 10th तक जो पढ़ते हो तो आपके टीचर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, और अभी 11 12 में टीचर्स अलग आ जाते हैं। तो इस पे से आप जज मत करो कि मेरे को मैथ्स हार्ड जा रहा था 10th तक, अभी मैं ड्रॉप कर दूंगा, या फिर मेरे को बायो हार्ड जा रहा था मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो ऐसी चीजें नहीं करना है हमको। तो एनीवे अगर तुमने फिर भी अगर ले लिया है कि मैथ्स ले लिया है, और तुमको फिर क्या करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं तो वो देखते हैं। तो ये देखो डायरेक्ट लिस्ट आ गया है। मैथ्स अगर सिर्फ पीसीएम भी लिया तो नियर अबाउट 30 के अराउंड तुमको करियर ऑप्शन है, इतने आप करियर चॉइस कर सकते हो। लेकिन अभी देखो इसमें कुछ फैंसी वर्ड्स भी है, तुम बोलोगे मेरे को ये भी करना है वो भी करना है, इंटीग्रेटेड ये कोर्स करना है, बैचलर ऑफ ये बनना है। लेकिन ये फैंसी वर्ड्स हैं। इंडिया में इनके रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी जो रहता है ना वो बहुत कम रहता है। इसलिए आप ट्वेल्थ हो गया तो कुछ फैंसी ऐसा कुछ नाम होगा और वो मैं कर लेता हूँ, ऐसे मत करना। आपको कोर, जो कोर एक्चुअली है, यानी कोर जो फील्ड्स हो गए जैसे इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, या फिर बीएससी हो गया, ये कोर है। ये अगर आपने किए तो आपको जॉब बहुत इजीली मिल जाएगा। इवन इसमें गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है, स्टेट लेवल पे भी जॉब्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो मैंने देखो इतने 30 थे, 30 में से मैंने डायरेक्ट सब गायब कर दिए और 3 ही निकाले। तो तुम बोलोगे सर इतना से ही मेरे को करना है, ये 3 ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो भाई थोड़ा रुको जरा, सबर करो। हम इसमें इंजीनियरिंग में गए तो आप देखोगे ना, तो देखो इंजीनियरिंग में इतने सारे कोर्सेस है। अगर आप इंजीनियरिंग सिर्फ आपने डिसाइड किया बीएससी वगैरह जाने दो, इंजीनियरिंग में इतने सारे कोर्सेज है। आप आईटी इंजीनियरिंग कर सकते हो, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, मैकेनिकल, सिविल, ये तो फेमस है बहुत। तो फिर भी मैं वही बोलूंगा, देखो इधर कुछ और फैंसी वर्ड्स आ गए जैसे मोटो स्पोर्ट इंजीनियरिंग। अभी ये जो है ये इंडिया में ज्यादा चलता नहीं है, इसमें ज्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं होते हैं। तो इसमें भी तुमको सब कुछ करना नहीं है, तुमको इसमें जाना है कुछ और इंजीनियरिंग में। और ये जो कोर इंजीनियरिंग है इनके नाम भी लिख सकते हो आप। बीटेक सिविल हो गया, सिविल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, ये मेन है। ये अगर आपको किए तो आपको बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं। मैं बताता हूँ अगर इनमें से आपने कुछ किया तो कौन सा जॉब मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ज्यादा वैकेंसी यानी बहुत जल्दी जॉब चाहिए, 10th के 12th हो गया और अपने इंजीनियरिंग के दिया, इजीली जॉब चाहिए, तो जो है हाई वैकेंसीज जो होती है वो है सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग जो बंदा करता है उसको बहुत इजीली जॉब मिल जाता है। और प्लस अभी किसी ने डिसाइड किया भाई मैंने सिविल इंजीनियरिंग करना है लेकिन मेरे को यूपीएससी भी करना है उसके साथ, तो उसके बाद एक तुमको अपॉर्चुनिटी होती है कि यूपीएससी सिविल इंजीनियरिंग का एक एग्जाम होता है, वो आप दे सकते हो। इसमें प्लस पॉइंट ऐसे होता है कि आपने पहले ही 4 साल इंजीनियरिंग किया होता है सिविल, एग्जाम देने के लिए आपको बहुत ईजी हो जाता है। अभी सेकंड आपको स्टेट लेवल पे जॉब चाहिए जिसके पेमेंट अच्छे होते हैं, बिकॉज स्टेट लेवल पे जॉब मिल रहा है, तो आप सिविल इंजीनियरिंग करो या फिर इलेक्ट्रिकल करो। ये 4 पॉइंट आप लिख ले सकते हो अपने बुक में। नेक्स्ट आपको पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर में अगर आपको जॉब करना है तो आपको मैकेनिकल, अभी ये पब्लिक सेक्टर क्या होता है कि कुछ कुछ कंपनीज है ना गवर्नमेंट के अंडर होती है, और आपको पता है गवर्नमेंट कितना सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो मैकेनिकल इज द बेस्ट। और उसके बाद अभी देखो आपको कंप्यूटर चलाना पसंद है, अभी कुछ बच्चों ने
क्यूरीज भी डाली है कि मुझे कंप्यूटर के रिलेटेड कोर्सेज बताओ, तो बहुत अच्छी बात है। जिसको कंप्यूटर, इसमें थोड़ा गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा कम होता है, लेकिन हाईएस्ट पेड जो जॉब है इन सब में वो कंप्यूटर का होता है, प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है अगर कोई कंप्यूटर साइंस कर रहा है। लेकिन कंप्यूटर साइंस इसलिए मत करो कि मुझे कंप्यूटर पे खेलना पसंद है, या फिर मुझे मोबाइल पे कुछ हैकिंग वगैरह आता है, या फिर मैं मोबाइल का हैकिंग, यानी बच्चे क्या करते हैं अभी कुछ ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उससे मोबाइल हैक कर लेते हैं, बोलता मैं हैकर बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। तुम अगर कंप्यूटर साइंस में जाओगे तो तुमको लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस होती है, C++, ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तुम वो जो 10 मार्क का आंसर लिखते हो ना, तुमको क्वेश्चन आता है, ये जो होता है ये 2-3 मार्क के लिए तुमको 3-4 पेजेस लिखने पड़ते हैं। और कभी कभी पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद एक छोटा सा एरर होता है जिसको ढूंढते नहीं आता है, तो उसको बहुत पेशेंस रखते हैं। तो सिर्फ ऐसे मत जाओ कि मुझे ये सब पसंद है, यानी मैंने इधर से सुन लिया तो इसलिए कोई फील्ड मत चूज करो। तुमको 11th-12th में प्रॉपर पढ़ना है। 11th-12th में तुमको समझेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। तो मेरे हिसाब से तुमने जो बच्चों ने अभी डिसाइड किया है कि मुझे ये आगे जाके बनना है या फिर मुझे ये करना है, तो एक्चुअली वैसे भी मत रखो। मेरे हिसाब से 11th-12th में अच्छे से पढ़ो, अच्छे से स्कोर करो, फिर आगे जाके देखो। और ये सब रिवॉर्डिंग करियर्स है, इसमें तुमको मिल सकते हैं। अभी देखो ये सब है। और एक चीज, तुम अगर न्यूज में देखोगे, पढ़ते रहते हो भाई इतने सारे इंजीनियर हो गए, जॉब नहीं मिल रहे, हर साल इतने इंजीनियर निकल रहे, हर साल इतने इंजीनियर निकल रहे हैं। तो इस जॉब न मिलने के पीछे रीजन क्या होता है? इन्होंने जो इंजीनियरिंग किया होता है ना, ये कोई लोकल कॉलेज से करते हैं। यानी कल परसों तुम्हारे घर के बाजू में देखोगे तो किसी ने जगह ले ली होगी और उधर इंजीनियरिंग का कॉलेज चालू हो जाता है। इवन उधर इंजीनियरिंग का नहीं तो कुछ कुछ कॉलेज में इंजीनियरिंग भी होता है, डिप्लोमा भी होता है, कॉमर्स भी चलता है, आर्ट्स भी चलता है। वो ऐसी चीजें चलती है और सामने रात में उधर टिकटॉक बनाते बैठते हैं। तो ऐसी जगह पे अगर तुम इंजीनियरिंग करने वाले हो तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुमको जॉब अच्छी से मिलेंगी? और ये जो इंजीनियर बंदे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, एक्चुअली इन्होंने ऐसी जगह से इंजीनियरिंग किया होता है। उनको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा टॉप के कॉलेजेस से। और वो टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से है? तो देखो इधर मैंने कुछ ये टॉप के कॉलेजेस है, इनमें से इंजीनियरिंग किया आपने, कौन सा भी इंजीनियरिंग करो, कौन सा भी ब्रांच मिले, आपको 100% जॉब मिल जाएगा। तो मैं नाम, जैसे आपने पढ़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मद्रास, यानी IIT ऑफ मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर दिल्ली। देखो इसमें कुछ नाम पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपने नाम देखे वो IIT आ रहा है। तो इससे आपके दिमाग में आ गया होगा कि अगर IIT में आपको जगह मिल गई, उधर आपका एडमिशन हो गया 12th, तो आपका करियर बहुत जल्दी बूस्ट हो जाएगा। वही फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपका दोस्त है जिसने लोकल कॉलेज से इंजीनियरिंग की है और कोई आपने इस कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, तो जॉब का पैकेज उसको जो मिलेगा ना वो 10 से 15 हजार स्टार्ट होगा फर्स्ट पैकेज। वही आपने इधर से किया होगा तो एटलीस्ट 70 to 80 थाउजेंड से आपका स्टार्टिंग होगा। और आप बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रहे होगे, वही आपका दोस्त इधर किधर तो अंबड़ सातपुर में जॉब कर रहा होगा। तो ऐसी चीजें नहीं चाहिए होंगी तो आपको ये कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ेगा। भाई अभी ये कॉलेजेस जैसे आपको पता है वैसे बहुत सारे लोगों को ये कॉलेजेस पता है। नियर अबाउट नियर अबाउट यहाँ पे हर साल 15 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। 15 लाख स्टूडेंट, इमेजिन करो। तुमको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो तुमको 15 लाख स्टूडेंट के साथ compete करना पड़ेगा। और ये जो 15 लाख स्टूडेंट्स है ये भी प्रिपरेशन करते हैं और आप भी प्रिपरेशन करोगे। तो ये 15 लाख स्टूडेंट में से मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 15 लाख स्टूडेंट में से जो कुछ बच्चे, अभी मैं मुंबई में क्लासेस में पढ़ाता था, रेजोनेंस वगैरह क्लासेस में पढ़ाता था, तो वहां पे इसका प्रिपरेशन 8 स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने देखा कि 8 स्टैंडर्ड, वही मैं नासिक में जब पढ़ाने आया तो मेरे को दिखा कि यहाँ पे अपने इधर बच्चों को पहले तो अवेयरनेस ही नहीं रहता है कि ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं और इनको लिए ऐसे प्रिपरेशन करना पड़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोगों ने इंटरेस्ट लिया है ये जो अभी क्योंकि बहुत अभी अपने ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन बहुत कम बच्चों ने इंटरेस्ट लिया और एक्चुअली सेमिनार अटेंड किया। तो उससे मेरे को दिख रहा है कि तुमको तुम्हारा फ्यूचर अच्छा करना है और ये बहुत अच्छा स्टेप है। और तुमको गाइडेंस करने के लिए भी अच्छे लोग मिल गए। तो मैं बोल रहा था कि 10th तुम जो स्टार्ट करने हो अभी, प्रिपरेशन 11th-12th में करने वाले हो और तुम जिसके साथ एग्जाम देने वाले हो वो बच्चा 8 स्टैंडर्ड से प्रिपेयर करने वाला है। तो इमेजिन करो किसके चांसेस है ज्यादा ये एग्जाम्स क्रैक करने के। मैं एग्जाम्स दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी एग्जाम्स होती है।
तो ये जो एग्जाम्स है ये नेशनल लेवल के एग्जाम्स है, और ये मैंने बताया कि ये 15 लाख हर साल बच्चे एग्जाम देते हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा बच्चे 8 स्टैंडर्ड से प्रिपेयर करने वाले हैं। और आपको अभी इसका अगर अवेयरनेस आ रहा है तो आप अभी 11th 12th में प्रिपेयर करोगे, तो इसमें कुछ डिप्रेस होने का बात भी नहीं है, क्योंकि 11th में किया तो भी हो सकता है। बिकॉज लास्ट टाइम हमारे पास कुछ बच्चे थे जिनके पेरेंट्स आए थे हमको मिलने के लिए। अभी ये बच्चे जो थे उनको 65% के आसपास परसेंटेज थे, और उनके पेरेंट्स हमको वही पूछ रहे हैं कि सर ये एग्जाम्स तो बता रहे हो आप, ये क्या क्रैक कर पाएंगे क्या, क्योंकि इनके परसेंटेज भी कम है, इससे लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, परसेंटेज कम होने की वजह से ऐसे नहीं हो सकता कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। इसके लिए टैलेंट नहीं लगता, इसके लिए लगता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क भी देखो दो तरह का होता है, हार्ड वर्क एक होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है, और एक गधा मेहनत। क्योंकि तुमको पता है मेहनत तो गधा भी करता है, अपने को गधे जैसे मेहनत नहीं करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। तो ये जो 65% वाले बच्चे थे, इसका हमने ग्रुप बनाया था एक सेपरेट, क्योंकि इनको इनसे क्रैक करवाना था हमको। तो उनके लिए हमने 2 साल का एक प्लान बनाया था। उनको हम सेपरेटली सब दे देते थे, जिसमें उनको उनसे कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो ये बच्चों ने पहले पहले स्टार्टिंग में उनको हार्ड जाता था, लेकिन अपने जो सर है अभी, जो हर एक सर है वो एक्चुअली मास्टर डिग्री है उनका। जैसे मेरा मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री है, धर्मेश सर का मास्टर डिग्री इन फिजिक्स है, और हम डायरेक्टली टीचिंग फील्ड में आए। हम ऐसे नहीं है कि हमको जॉब किधर मिला नहीं इसलिए टीचिंग में आए। इवन हमने एक बैचलर ऑफ एजुकेशन भी किया है कि बच्चों को प्रॉपरली कैसे गाइड करना है। तो ये सब का हमने नॉलेज यूज करके उनके लिए 2 साल का हमने उनसे 15,000 एमसीक्यू सॉल्व करवाए। और वो जो बच्चे अभी वीआईटी वगैरह में है, आईआईटी में है, तो 65% है, या फिर मेरा ग्रास्पिंग पावर कम है, ऐसा नहीं होता। आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गया, आपको सब मिल गया ना, आप इजीली क्रैक कर दोगे। और 2 साल है, बहुत टाइम है, 2 साल यानी बहुत टाइम है आपके पास, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। सिर्फ आपको डिसीजन लेना है प्रॉपर कि कैसे करना है, किधर से गाइडेंस लेना है। तो एनीवे, मैं एग्जाम पे वापस आता हूँ। देखो ये एग्जाम्स के कुछ नाम है, आईआईटी जेई मेंस और आईआईटी एडवांस। बिकॉज आईआईटी में अगर आपको जाना है, आईआईटी कॉलेजेस में जाना है, तो आपको पहले क्वालिफाई होना पड़ता है जेई मेंस। ये फर्स्ट एग्जाम होता है, अगर वो क्वालिफाई किया तो भी आपको आईआईटी में नहीं मिलेगा, आपको एनआईटीज वगैरह में मिलेगा। और अगर आपको आईआईटी में जाना है तो मेंस क्वालिफाई होने के बाद आपको एडवांस का एक एग्जाम देना पड़ता है। वो अगर क्वालिफाई हो गए तभी आपको आईआईटीज में जगह मिलेगी। तो आईआईटी 15 लाख में से लास्ट टाइम जो कट ऑफ निकला था वो 2.5 लाख का था, यानी 15 लाख में से 2.5 लाख कट ऑफ निकला, और ये 2.5 लाख बंदे एडवांस दे सकते हो। तो ये 2.5 लाख में से 10,000 उठाए थे जो आईआईटी में गए थे। इमेजिन करो 15 लाख में से आपको 10,000 के अंदर आना है, तो प्रॉपर मेहनत लगेगा, प्रॉपर गाइडेंस लगेगा, प्रॉपर नोट्स भी लगेंगे, जैसे अपने क्लास के खुद के नोट्स है। तो सेकंड एग्जाम पे आते हैं, सर ने बिग सेट का बताया था, सेम एग्जाम्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नाटा का तो सर ने बता दिया था। तो ये नेशनल लेवल के एग्जाम है, आई होप इसके नाम आपने लिख लिए होंगे। अभी इसका प्रिपरेशन जो होता है वो सेम होता है, नोट्स वगैरह इनके सेम होते हैं। तो एक टाइप के नोट्स अगर आपने प्रिपेयर कर लेना तो उसमें से इन सब एग्जाम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अपने क्लास का एक ग्रुप है, उसमें हम नोटिफिकेशन भी डालते हैं जब ये एग्जाम कोई कौन सा एग्जाम कब आ रहा है वगैरह वगैरह। सेकेंड लेवल पे देखो, आपसे अगर ये नेशनल लेवल के एग्जाम क्रैक नहीं हो रहे, स्टिल आपको थोड़ा सा इंजीनियरिंग ही करना है, लेकिन अच्छे कॉलेज में से करना है। तो ये थोड़े स्टेट लेवल के एग्जाम्स है, जिसमें से केसीटी है, ये कर्नाटका है। एमएससीटी जैसे सर ने बता ही दिया है कि एमएससीटी अपना महाराष्ट्र का होता है, जिसमें से भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। बस फर्क होता है कि एम आई में से जो बनता निकलेगा वो स्टार्टिंग में 70,000 का पेमेंट लेगा स्टार्टिंग में, और वही एमएससीटी वगैरह में से जो बनता लेगा निकलेगा वो नियर अबाउट 30 to 35,000 का उसको पैकेज रहेगा स्टार्टिंग। और वही लोकल इसमें से करेगा तो 10-15 हजार का उसको पैकेज रहेगा। वो भी पता नहीं उसको मिलेगा कि नहीं इजीली जॉब। तो ये इसका हो गया। अभी ये तो सब इंजीनियरिंग के गुणगान निकाली है हमने। हम दूसरे इस पे आते हैं, सर हमारे को तो इंजीनियरिंग करने का ही नहीं है, वो इंजीनियरिंग में जॉब वगैरह नहीं मिलते वगैरह वगैरह, और इतना ऐसे नहीं होने वाला। अगर आप ऐसे दिमाग बना लिया है तो फिर बैचलर ऑफ साइंस, अभी हम इंजीनियरिंग से सेकंड इस पे आ गए जिसपे सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, बैचलर ऑफ साइंस। देखो बैचलर ऑफ साइंस के बहुत सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जैसे बीएससी केमिस्ट्री हो गया, बीएससी मैथमेटिक्स हो गया, आईटी वगैरह। मैंने खुद बीएससी केमिस्ट्री किया है और एमएससी केमिस्ट्री किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि केमिस्ट्री में ज्यादा जॉब अच्छे मिलते हैं, केमिकल कंपनीज ज्यादा होती है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ अभी
कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स मत करो, तो उधर में सर बोलेंगे भाई मेरे जो एजुकेशन का उसका मजाक उड़ा रहे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को केमिस्ट्री अच्छा लगता है। आपको भी शायद क्लास में आने के बाद केमिस्ट्री अच्छा लगे, तो वो फिजिक्स आईटी में जो जॉब होते हैं उससे ज्यादा केमिस्ट्री में केमिकल कंपनी ज्यादा होती है, जैसे अपने इधर है माइलॉन, ग्लेनमार्क वगैरह। अभी देखो ये सब आप करने वाले हो, जैसे मैंने उसके टॉप एग्जाम्स बता दिए कि आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको टॉप के कॉलेज में जाना है। सिमिलरली बैचलर ऑफ साइंस करना है तो ये भी टॉप के कॉलेजेस में करना पड़ेगा। हाँ, और बैचलर ऑफ साइंस का एक, देखो इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ साइंस का एक फर्क बताता हूँ कि बैचलर ऑफ साइंस का एक ब्यूटी ऐसा है कि इसका एक एग्जाम होता है जो सर ने पहले ही बता दिया, KVPY। तो इससे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। आईआईटीज वगैरह में स्कॉलरशिप मिलना थोड़ा हार्ड है, लेकिन इससे आपको बहुत इजीली स्कॉलरशिप मिल जाता है। मीन्स आपका BSc फोकट में हो जाएगा, MSc भी फोकट में हो जाएगा, प्लस ऊपर से आपको गवर्नमेंट से पैसे मिलेंगे। यानी हर एक मंथ को KVPY में अभी लास्ट टाइम 5,000 मिलते थे। ईच मंथ योर अकाउंट विल क्रेडिटेड विथ 5,000। और ये कब तक चलेगा? PhD करने तक, यानी 5 साल तक आपको पैसे मिलते रहेंगे, प्लस आपका एजुकेशन भी फ्री में होगा। लेकिन इसके लिए आपको एक एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा जो कि है KVPY। अगर आपने KVPY एग्जाम क्रैक किया जिसका सिलेबस सेम होता है जेईई मेंस जैसा, तो वही बता रहा हूँ मैं कि जेईई मेंस अगर आपने कर लिया तो बाकी के सब एग्जाम आपको इजीली हो जाएंगे। तो टॉप एग्जाम देखो इधर, देखो मैंने क्या लिखा है, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, KVPY। ये तो इंजीनियरिंग के लिए थे एग्जाम। आप बोलोगे सर ये BSc में किधर से आ गए एग्जाम? तो ये एग्जाम अगर क्वालिफाई किया तो BSc के भी अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, जैसे ये IISc जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ये भी जेईई मेंस के मार्क्स कंसिडर करता है टू गिव एडमिशन फॉर BSc। ये सेकंड वाला जो है आईसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये भी जेईई मेंस, जेईई एडवांस या फिर KVPY के एग्जाम मार्क्स कंसिडर करता है उनकी कॉलेजेस में। आप लिख रहे हो ना सब कि BSc में अगर जाना होगा तो आपके दिमाग में बैठ गया है कि IIT की जेईई में भी निकाली, जेईई एडवांस, तो आपको सारे फील्ड में अच्छे कॉलेजेस में जॉब्स मिल सकते हैं। अभी ये अलग है। नेक्स्ट का एक एग्जाम होता है जो सर ने बताया, जिससे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन, यानी ये जो कॉलेज है इसमें एडमिशन मिल सकता है। तो आपको जो एग्जाम्स अटेम्प्ट करने हैं वो आपके दिमाग में डाल लो, कौन भी फील्ड में जाना है तो आपको जेईई मेंस, एडवांस और नीट, ये तीन एग्जाम, ये 2-3 एग्जाम अगर क्रैक किए तो आप इंजीनियरिंग का भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, BSc का भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और लास्ट वाला जो है अपना BCA, ये भी सेम एग्जाम से आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। और BSc यानी क्या आता है? इट इज अ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि BSc यानी BCA एक हो गया और एक BSc IT होता है, तो सर ये क्या सेम होते हैं? IT क्या होता है और BCA में एजुकेशन सेम होता है? तो एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज तो सेम रहते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस क्या होता है कि IT जो होता है थोड़ा हार्डवेयर रिलेटेड होता है। इससे इधर तुमको बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं सिखाना। इसमें ये जो हार्डवेयर के सब होते हैं, जैसे इंटरनेट डेटाबेस वगैरह जो होता है कि इंटरनेट पे आगे जो डेटाबेस क्रिएट होता है उसको कैसे मैनेज करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरनेट पे जाओगे और अपना गूगल पे अपना खुद का नाम डालोगे तो आपका पूरा जन्म कुंडली आ जाएगा। ये हो गया इंटरनेट डेटाबेस। और ऐसा क्यों? क्योंकि अपन ने इंस्टाग्राम पे सब डाल के रखा है, अपन ने फेसबुक पे सब डाल के रखा है, तो ये सब चीजें है ना वो कलेक्ट करते, उसको मेंटेन करते। इवन अपन 5-5 मिनट में स्टोरी डालते हैं कि भाई मेरे लाइफ में ये चल रहा है, मेरे लाइफ में वो चल रहा है। ये हो गया डेटा। ये डेटा को मेंटेन वगैरह करना, इसको प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करना। इवन तुमने देखा भी होगा कि अगर तुम कोई चीज सर्च करते हो कि मेरे को शूज लेने हैं, तो 5-5 मिनट में तुम किधर भी जाओगे, फेसबुक पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप पे नहीं इंस्टा पे जाओ, तो आपको वो शूज के ही ऐड दिखने लगेंगे। तो ये कैसे क्या होता है? ये IT वाले बंदे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं ये सब। तो ये IT का हो गया। लेकिन सपोज आप BCA, अभी ये क्या होता है? देखिए इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस होते हैं जो आप एप्स वगैरह यूज करते हो वही। तो ये एप्स बनाने के लिए तुमको लैंग्वेजेस आने चाहिए, C प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह, डिजाइनिंग जो होता है इन एप्स का वगैरह, ये सब इसमें आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये इससे आपको अगर करना होगा तो ये BCA आपके लिए। अगर आपको वो डेटाबेस, इंटरनेट वगैरह सब सब कुछ करना होगा तो आपके लिए IT है। तो हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं रफली कि IT थोड़ा हार्डवेयर रिलेटेड होता है और एप्लीकेशन जो होता है वो थोड़ा सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है।
तो इनमें क्लासिफिकेशन हो गया। तो अभी तक हमने तीनों देख लिए हैं कि इंजीनियरिंग के लिए क्या करना है। मैंने तुमको 3 फील्ड बताया एकदम डिटेल में। इंजीनियरिंग बताया, सेकंड मैंने तुमको बताया बी, थर्ड बताया बीसीए के लिए। देखो इन सब के लिए ओवरऑल एग्जाम्स मैंने भी बता दिए, एकदम इजीली याद रख सकते हो कि जेई मेंस, नीट, आईटी और ये जो अपना होता है केवीपीवाई, ये 3-4 एग्जाम अगर आपने क्रैक कर लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो और बहुत ही जल्दी सेटल हो जाओगे। तो अपना मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग और ये सब हो गया, पीसीएम। अभी कुछ बच्चे ये सब हमको नहीं करना है, हमको देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि देश ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें की है। तो हम भी सोच रहे हैं कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम एनडीए वगैरह करेंगे या फिर हम कुछ जो होता है सीडीएस वगैरह एग्जाम क्रैक करेंगे, तो वो गाइड करने के लिए भी अपने पास एक सर है। ये जो सर ये खुद उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्होंने वो एग्जाम्स भी क्रैक किए। इवन कुछ दिनों के बाद ये खुद जेट प्लेन उड़ाएंगे, 700 करोड़ का प्लेन होता है वो उड़ाएंगे। तो देखिए उनसे ही सुनते हैं कि हम वो उनको कैसे गाइड करते हैं, और उनको कुछ डाउट होंगे तो उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं ओवर टू भूषण सर करता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम भूषण शिंदे। और जैसे सर ने बताया कि अभी मैं आपको बताने वाला डिफेंस के बारे में। तो डिफेंस में ज्वाइन करना एक तो अपने आप में वो काफी बड़ी एक अचीवमेंट होती है, बिकॉज जो लाइफ होती है डिफेंस वालों की वो काफी ज्यादा अलग होती है। इन जो आप देखते हो लाइफ ऑफ मेडिकल एंड जो बंदे होते हैं कैसे डॉक्टर जो होते हैं और जो आप करने वाले हो इंजीनियरिंग वगैरह, उनसे डिफेंस लाइफ काफी अलग होती है, काफी हटके लाइफ होती है। और उस लाइफ को जीने का काफी आज मतलब इंडिया में लगभग करोड़ों लोगों का सपना है आज वो लाइफ जीने का। अभी आपको देखो, करोड़ों लोगों में से ना हार्डली 100-200 लोग सिर्फ ऑफिसर बन पाते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में। तो इतनी आसान चीज नहीं होती, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिला तो आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो और इजीली आप ऑफिसर बन सकते हो। अभी एक मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आप प्लीज एक नोटबुक आप साथ में रखो और उसको नोट डाउन करो कि जो भी आपको मैं बोल रहा हूँ। बिकॉज क्या होता है ना, डिफेंस के बारे में गाइडेंस काफी कम मिलता है। बाकी आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल का गाइडेंस काफी इजीली मिल जाएगा, लेकिन डिफेंस का गाइडेंस काफी रेयर होता है, वो काफी कम जगह से आपको आपको मिलेगा। बिकॉज काफी कम बच्चे इसके लिए जाते हैं। अभी अगर आपको पता होगा तो इंडिया में से जो हमारा स्टेट है महाराष्ट्र, उसमें से काफी कम बच्चे भर्ती होते हैं एज ऑफिसर। इसलिए ऐसा ना हो, मेरी एक ऐसी इच्छा है कि मैक्सिमम बच्चे महाराष्ट्र से जाए, दे मस्ट जॉइन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी एज एन ऑफिसर। हमें मैक्सिमम बच्चे हमारे स्टेट से इंडियन आर्म फोर्स में भेजने हैं। तो सबसे पहली बात, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए वैसे बहुत सारे एंट्रीज है, बहुत सारे वेज है। इंडिया है, सीडीएस है, एफकेट है। इनसे से अगर आपने किया तो उसमें से जब आपके then at that time you can join the in OTA, that is Officers Training Academy। ऐसे में बताऊंगा बहुत सारे ऐसे चीजें कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो अभी तो एक मैंने दिया आपको ओवरव्यू दिया कि कैसे आपको क्या करना है, कि कौन सी एंट्रीज है। लेकिन ना आपको यहाँ पे ना पढ़ाई के साथ साथ आपको जो आपका हेल्थ है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। सिर्फ आपको पढ़ाई करके यहाँ पे काम चलेगा नहीं। यू हैव टू वर्क ऑन योर हेल्थ एज वेल एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर थॉट प्रोसेस एज वेल, बिकॉज यहाँ पर आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये जो जॉब होता है डिफेंस के, इट्स रियली डिमांडिंग जॉब। इसमें बहुत सारी चीजों का उनकी डिमांड होती है। सिर्फ आपको अगर अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो उससे आपका काम नहीं चलेगा। आपको आपके हेल्थ पर और आपके पर्सनैलिटी पर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप इसमें जॉब कर सकते हो। ओके, और अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में आपको मतलब मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि इंडिया क्या होता है क्या नहीं। एग्जाम के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा, लेकिन अभी हम देखेंगे इन डिटेल कि उसके प्रिपरेशन कैसे करना है, उसका पेपर कैसे होता है, और उसके ये कौन से होते हैं, बुक्स कौन से होते हैं जिससे आप पढ़ सकते हो। ओके, तो अभी मैं आपके पास एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ।
ओके, आई होप कि आपको ये स्लाइड दिख रही होगी। अगर दिख रही हो तो मुझे एक बार से बोल देना कि यस सर, ऑल क्लियर, तो फिर मुझे आगे बढ़ना होगा। ओके फाइन। तो जैसे कि सर ने मेरे बारे में ऑलरेडी आपको थोड़ा सा बताया हुआ है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो मैं भी एक टीचर हूँ जो इंडिया के बच्चों को जो मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडिया का, उनको मैं गाइड कर रहा हूँ। उनको मैं जो आपका जीके पोर्शन होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, वो मैं पढ़ाता हूँ उन बच्चों को। ओके, तो सबसे पहले हमारे एग्जाम है दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। ओके, जो कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा इसके बारे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी को आपको कंपलसरी साइंस लेना पड़ेगा। ओके, जिन बच्चों का साइंस होता है वही लोग इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, बाकी कोई भी इंसान इस एग्जाम को अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, सो आपको साइंस से कंपलसरी लेना पड़ेगा इंडिया के लिए। और आपको पता है इंडिया का पे दैट इज इन खड़कवासला पुणे में। ओके, और इंडिया के कैंपस आपको पता होगा, इट्स ऑलमोस्ट 7,500 एकड़ का वो कैंपस है। ओके, 7,500 एकड़ का वो कैंपस है, सबसे बड़ा कैंपस है। और जो उसकी कैंटीन है इंडिया की, वो वर्ल्ड की बिगेस्ट कैंटीन है। मतलब 2100 कैडेट्स वहां पे एक साथ खाना खाते हैं। कितने? 2100 कैडेट्स, जो कि इंडिया की और मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट कैंटीन है इंडिया की। इसलिए काफी बड़ी वो चीज होती है इंडिया में जाना। बाकी किसी भी एकेडमी में और किसी भी अगर आप जाओगे कॉलेज में, वैसे आपको लाइफ नहीं मिलेगी। इनकी लाइफ ही पूरी अलग होती है, मतलब इनकी दुनिया ही पूरी अलग है। लेकिन आपको उसमें जाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारी चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, क्या फिजिकल हेल्थ के ऊपर, आपकी थिंकिंग के ऊपर एंड आपके पढ़ाई के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अभी देखो, इंडिया की जो एग्जाम होती है ना, वो साल में 2 बार होती है। एक बार होती है अप्रैल में और एक बार होती है नवंबर में। ओके, और ये एक बार होती है इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, एक बार अप्रैल में और एक बार होती है सितंबर में। तो आपको वैसे पढ़ाई करना पड़ेगा। मतलब कि ऑलमोस्ट उसमें पीरियड होता है फॉर 5 to 6 मंथ का गैप होता है हर एक एग्जाम में। तो देखिए, इसका एज का लिमिट है 16 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स का। कब तक? 16 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स का उसका एज का लिमिट होता है। और इसमें पता है क्या होता है? 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का होता है और एक गैट का होता है। मैथ्स में तो सारा जो आपका होता है मैथमेटिक्स का पार्ट ऑफ 11th और 12th साइंस, वही सब इसमें आता है। लेकिन गैट में क्या होता है ना, दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है? जीके भी होता है, इंग्लिश भी होता है और साइंस भी होता है। तो इसलिए आपको तीनों पार्ट्स में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा गैट में। लेकिन मैथ्स में जो पूरा आपका पार्ट होता है 11 और 12 मैथ्स का, वही इसमें आता है। और टोटल अगर हम देखेंगे तो 900 मार्क्स का पेपर होता है। कितना? 900। अभी उस 900 में से एटलीस्ट हमें 400 मार्क्स लाना है, तभी हम क्वालिफाई कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम देखेंगे ना मेरिट लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर का मेरिट था 353 आउट ऑफ 900। कितना था? 353 आउट ऑफ 900। अभी आपको लगेगा कि सर मेरिट तो काफी कम है, हम तो आसानी से स्कोर कर लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। बिकॉज एग्जाम भी उसी लेवल की होती है। ऑब्वियसली जो इंडिया एग्जाम है वो कौन करता है कंडक्ट? यूपीएससी करता है, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूपीएससी सारे जो इंडिया की जो ऑल इंडिया होती है ना सर्विसेज, उनके जो होते हैं एग्जाम, वो कौन लेता है? वो लेता है यूपीएससी लेता है। इसलिए एग्जाम की लेवल काफी अच्छी होती है। इसलिए आपको वैसा आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा। ये था इंडिया के बारे में। और अभी अगले वाले एग्जाम है दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। जैसे हमने देखा इंडिया में क्या होता है, आपको 11th-12th में साइंस लेना पड़ता है। और 11th-12th में जब आप साइंस लोगे तो आपको आफ्टर 12th यू कैन अप्लाई फॉर द इंडिया एग्जामिनेशन। लेकिन सीडीएस में क्या होता है ना, आपको कंपलसरी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मतलब कि आप बीएससी करो, बीकॉम करो, बीए करो, नो डाउट। लेकिन आप यू कैन गो फॉर बीई और बीटेक एज वेल। लेकिन आपके पास डिग्री होना कंपलसरी होता है। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। मतलब बाई चांस अगर आप इंडिया में क्वालिफाई नहीं हुए, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है आफ्टर ग्रेजुएशन कि आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये भी एग्जाम साल में 2 बार होती है, एक बार फेब में होती है और एक बार होती है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, साल में 2 बार एग्जाम होती है। इसमें 3 पेपर होते हैं, मैथ्स, जीके एंड इंग्लिश। हर एक पेपर के लिए 100 मार्क्स होते हैं। ऐसे टोटली 300 मार्क्स का पेपर होता है। और आउट ऑफ 300 एटलीस्ट यू हैव टू गो फॉर
150 मार्क्स, मतलब कि 150 मार्क्स आपको एटलीस्ट स्कोर करना होगा आउट ऑफ 300. एट दैट टाइम यू कैन क्वालिफाई फॉर दिस एग्जामिनेशन. ओके, सो आपको मैथ्स, जीके एंड इंग्लिश होगा सीडीएस एग्जामिनेशन में, और मेड आपको एटलीस्ट 150 में नियर अबाउट 150 के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा. और सीडीएस एग्जाम के लिए जो इसका होता है क्राइटेरिया वो 22-25 ईयर्स का. ओके, इसका लिमिट क्या है 22-25 ईयर्स का. और देखो इसमें ना अगर आपको जाना है इंडियन एयरफोर्स में, इफ यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स एज एन फाइटर पायलट, तो आपको पता है कि कंपलसरी 11th-12th में आपका पीसीएम होना ही चाहिए. और पीसीएम में एटलीस्ट आपको 60 अबव मार्क्स होना ही पड़ेगा तीनों में, या पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में तीनों भी विषय में आपको 60 अबव मार्क्स होना कंपलसरी होता है इफ यू वांट टू बिकम अ फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स. और यू मस्ट हैव बीएससी, मतलब आपको साइंस लेना मतलब कि कोई भी बीए वाला इंसान इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता इफ यू वांट टू बिकम अ फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स. लेकिन आर्मी के लिए आप बीए भी कर सकते हो, या फिर यू कैन गो फॉर बीकॉम एज वेल. लेकिन एयरफोर्स के लिए आपको बीएससी होना कंपलसरी होता है. और इन द 11th-12th यू मस्ट हैव पीसीएम ग्रुप. ओके, सो इसलिए इफ यू वांट टू बिकम अ फाइटर पायलट यू मस्ट गो फॉर बीएससी, और यू कैन से एनी बी और बीटेक एज वेल. मतलब कि यू मस्ट हैव टेक्निकल बैकग्राउंड. ओके, कोई भी बीए का इंसान या फिर बीकॉम का इंसान इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता फ्लाइंग ब्रांच के लिए. ओके, सो ये था सीडीएस के बारे में. अभी हम बात करते हैं रिगार्डिंग टेक्निकल एंट्री स्कीम. अगर किसी इंसान को 12th साइंस में 80 के अब अगर उसको मिल गया परसेंटेज, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 75 परसेंटेज, लेकिन हमें दिमाग में रखना होगा 80 अबव का. बिकॉज क्या होता है ना, ऑल इंडिया में सब बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं, उनका क्राइटेरिया कम होता है. लेकिन क्या होता है जब मतलब बच्चे बढ़ते हैं देन व्हाट हैपेंस, बहुत ही ज्यादा मतलब कंपटीशन बढ़ने के कारण उनका जो क्राइटेरिया होता है वो बढ़ जाता है. मतलब कि वो बोलते हैं 75% के, लेकिन जब फॉर्म जब वो बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए तब वो कम बच्चे बुलाते हैं जिनका 80 अबव होता है परसेंटेज 12th में. तो इसलिए आपको 12th में अगर 80 अबव मिल गया देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्री. इसमें क्या होता है ना, इफ यू वांट टू बिकम इंजीनियर इन द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ओके, तो मतलब कि इसके लिए आपको ये एग्जाम है, मतलब कि इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होती, यू हैव टू गो फॉर डायरेक्टली इंटरव्यू. मतलब कि लेकिन इसके लिए क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, आपको एटलीस्ट 80 अबव मिलना चाहिए 11th-12th साइंस में, तभी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट एप्लीकेबल. लेकिन इसका एक फायदा ऐसा है कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होती, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू का कॉल आता है. ओके, इसका नाम होता है एसएसबी इंटरव्यू, जो कि होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. उसके बारे में काफी बाद में हम कभी आपको बताएंगे, लेकिन काफी बड़ा होता है प्रोसेस, और वो बाकी इंटरव्यू से काफी अलग होता है. ओके, इसलिए आपको 12th में मैक्सिमम 80 अबव का आपको एम रखना ही होगा, बिकॉज आपको मैक्सिमम आपके लिए ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएंगे. ओके, सो ये था टेक्निकल एंट्री स्कीम. ये भी साल में 2 बार होता है, एक बार होता है जुलाई में और एक बार होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर. ओके, और इसका एज का लिमिट है 16.5 ईयर्स से लेकर 19.5 ईयर्स तक. ओके, उसके बाद टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स. इसमें क्या होता है ना कि अगर आप इंजीनियरिंग आपने किया हो, फिर आपने बीए किया है, फिर बीटेक किया है, तो इसके लिए आप एप्लीकेबल हो. मतलब कि अगर आपको बीए और बीटेक में 75 अबव आपको मिले हो, एट दैट टाइम यू आर एप्लीकेबल फॉर दिस कोर्स. इसमें क्या होता है ना, सेम प्रोसीजर हमने क्या देखा था टेक्निकल एंट्री स्कीम में, कि अगर 12th में आपको 80 अबव मिले तो आपको उस एंट्री का फायदा होता है, आपको किसी भी एग्जाम को देने की जरूरत नहीं पड़ती. सेम ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या है कंडीशन कि आपको बी और बीटेक आपको करना पड़ता है, तभी आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो. इसका एज का लिमिट है 20 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक. उसके बाद है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम. इसमें क्या होता है ना, अगर किसी बंदे का पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता, मतलब कि थोड़ा सा उसका दिमाग स्लो चलता है, तो इसके लिए एक काफी गोल्डन चांस है एक इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने में. बिकॉज क्या होता है ना, इसमें एक फायदा क्या होता है कि अगर आपने 3 साल का एनसीसी किया और अगर आपको सी सर्टिफिकेट मिला, और उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट में अगर आपको ए और बी ग्रेड मिला, देन एट दैट टाइम यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर द एसएसबी इंटरव्यू. लेकिन इसमें क्या होता है, यू हैव टू गो फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन. मतलब कि यहाँ पे आपको लाइफ टाइम की सर्विस नहीं मिलती, फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड आपको इसमें सर्विस मिलती है, लेकिन वो भी काफी बड़ी बात होती है. ओके, इसलिए
अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि भाई मेरे से इतना पढ़ाई नहीं होगा, तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप एनसीसी लो और साइड बाय साइड आप थोड़ा सा पढ़ाई भी करो। इसलिए आपको यू विल हैव मोर ऑप्शंस। ओके, एनसीसी आपको करना पड़ेगा, आपके लिए ऑप्शन और भी ज्यादा आपको मिलेंगे। अगर आपको आर्मी ज्वाइन करना है देन यू हैव टू गो फॉर द एनसीसी आर्मी विंग। और आपको ज्वाइन करना है नेवी देन यू हैव टू गो फॉर द एनसीसी नेवल विंग। ओके, और अगर आपको ज्वाइन करना है एयरफोर्स देन यू हैव टू गो फॉर द एनसीसी एयर विंग। तो बेसिकली एनसीसी क्या होता है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। मतलब कि अगर किसी इंसान को आर्मी ज्वाइन करना है देन एनसीसी के भी ऐसे अलग अलग विंग होते हैं। एनसीसी का आर्मी विंग भी होती है, नेवी की भी विंग होती है और एयरफोर्स की भी विंग होती है। ओके, सो आपको उस रिस्पेक्टिव विंग में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो यू हैव टू गो फॉर एनसीसी एयर विंग। और अगर मैं आपको बताऊं नासिक में कहाँ पर एयर विंग, तो नासिक में एयर विंग आपको मिलेगा जो आपका कॉलेज है ना, बिटको कॉलेज, वहाँ पे आपको मिलेगा एनसीसी का एयर विंग। और आर्मी विंग आपको मिलेगा इन आर के कॉलेज। और जो आपका कॉलेज है ना केटीचंद कॉलेज, इन दो कॉलेज में आपको मिलेगा आर्मी विंग, और नेवल विंग में आपको मिलेगा भोसले मिलिट्री स्कूल। ओके, सो इन जगह पे आपको मिल सकता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की विंग। उसके बाद है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। मतलब देखो यहाँ पर ना, अगर आपको ज्वाइन करना है सिर्फ इंडियन एयरफोर्स, मतलब कि आपको नेवी भी नहीं करना है और आर्मी में आपको ज्वाइन नहीं करना है, यू ओनली वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स, तो इसके लिए आपको ये एग्जाम है दैट इज एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये भी एग्जाम साल में 2 बार होती है, बिकॉज इसमें क्या होता है ना कि एग्जाम काफी आसान होती है। मतलब कि अगर आप एनडीए और सीडीएस से अगर इसको आप कंपेयर करोगे तो एफकेट के एग्जाम काफी इजी होती है। ये एग्जाम होती है 300 मार्क्स की, और 300 में से मतलब देयर आर 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। ओके, 100 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होते हैं। तो वैसे ही होता है एफकेट एग्जामिनेशन। और इसका फायदा ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती है जिनको बनना है ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स और दे वांट टू बिकम फाइटर पायलट, तो ये वो एग्जाम दे सकती है। मतलब कि मेन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपको पता होगा अवनी चतुर्वेदी जो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है, उन्होंने भी यही एग्जाम दी थी। ओके, सो आपको अगर ज्वाइन करना है एयरफोर्स एकेडमी then you can go for this examination that is Air Force Common Admission Test। तो इसका एज का लिमिट है 20 to 24 इयर्स का। ओके, और बोथ कैन अप्लाई, बोथ मेन एंड वुमेन कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। और इसमें आपको दोनों में मिलते हैं, शॉर्ट सर्विस में मिलते हैं और यू कैन गो फॉर दी लाइफ टाइम सर्विस एज वेल। आप जब फॉर्म भरते हो वहाँ पे आपको ऑप्शन में आपको वो ऐड करना पड़ता है कि आपको क्या करना है, आपको लाइफ टाइम करना है या फिर यू हैव टू गो फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड। तो इसमें आपको दोनों भी आपको ऑप्शन मिलते हैं। ओके, सो ये था रिगार्डिंग दिस डिफेंस एग्जामिनेशन, मतलब कि आप कैसे डिफेंस में एज एन ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थे डिफरेंट एग्जाम्स, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और डिफेंस में जॉब करना काफी बड़ी बात होती है, मैं आपको हमेशा मतलब मैंने अभी आपको बताया। तो एग्जाम के लिए आपको प्रॉपरली अगर गाइडेंस चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको इन डिटेल में आपको बताऊंगा कौन से बुक्स आपके लिए जरूरी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन से सोर्स आपके लिए इसेंशियल है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो नाउ धर्मेंद्र सर विल टॉक टू यू। थैंक यू। हेलो, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन सर। तो सभी टीम मेंबर्स ने बहुत ही अच्छा गाइड किया है सभी मेंबर्स को। कुछ यहाँ चैट सेक्शन में मुझे क्वेश्चंस भी मिले थे, मेडिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं महेश काले सर की तरफ से। तो आपके क्वेश्चन को मैं बस एक ब्रीफ में आंसर दे देता हूँ, देन वी विल एंड द सेशन। तो आपका ये क्वेश्चन था कि हाउ टू, भूषण सर प्लीज क्लोज योर वीडियो। हेलो, ओके, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कोर्स, मैं एमबीबीएस स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, अगर आपको आउट ऑफ इंडिया एजुकेशन करना है, सो देयर इज वन एग्जाम विच इज कंपलसरी
और वो एग्जाम है टोफेल, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। तो आपको टोफेल इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जब जाते हो तो ये एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है। आईलीट्स होता है, टोफेल होता है, और कुछ केसेस में आपको जीआरई एग्जाम भी क्वालिफाई करना होता है। एमबीबीएस के लिए स्पेसिफिकली आपको सिर्फ आईलीट्स और टोफेल क्वालिफाई करने से काम बन जाएगा। दूसरी चीज, नीट एग्जाम जो है वहां पर क्वालिफाइंग स्कोर होना जरूरी है। मतलब जो मैंने आपको बताया 50%, वो उतना मिनिमम जो है वो नेसेसरी है। अगर आप ये क्वालिफिकेशन फुलफिल कर देते हो देन यू कैन गो फॉर एजुकेशन इन अब्रॉड। ठीक है, यूएसए में अगर आपको एमबीबीएस करना है तो ये एग्जाम्स नेसेसरी है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं फॉरेन एजुकेशन के लिए, एसएटी होता है, देन देयर इज एमकैट ऑल्सो। बट ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया ये एमबीबीएस के लिए बताया, जिसमें आपको अगेन नीट जो है इंडिया का एग्जाम, ये क्वालिफाई करना जरूरी है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो बहुत लोगों को नहीं पता होती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो यहाँ पर इंडिया में मेडिकल एजुकेशन की रेगुलेटरी है, अगर आप फॉरेन से कोई डिग्री लेकर आते हो, लेटर से मैंने अगेन यूएसए में एमबीबीएस की जगह एमडी ये डिग्री होती है, तो मैंने अगर एमडी वहां से किया है आउट ऑफ इंडिया से, तो यहाँ इंडिया में आकर मुझे नीट पीजी देनी पड़ेगी। मतलब जैसे हम नीट यूजी देते हैं वैसे ही नीट पीजी देनी पड़ेगी। एंड इफ आई क्वालिफाई दैट नीट पीजी तो ही मैं इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनको एमसीआई का ऑलरेडी अप्रूवल है। अगेन यूएसए में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, तो वहां से अगर आप एमबीबीएस करते हो तो आपको यहाँ आके वापस से एग्जाम देने की जरूरत नहीं। योर डिग्री इज वैलिड इन इंडिया ऑल्सो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप अब्रॉड एजुकेशन की बात कर रहे हो। दूसरी चीज, इंडिया का जो मेडिकल एजुकेशन है वो बहुत ही अच्छे लेवल का, बहुत ही अच्छा एजुकेशन माना जाता है वर्ल्ड लेवल पे। इसलिए हम लोग इंडिया में भी अगर एजुकेशन करते हैं मेडिकल का तो कंपैरेटिवली कॉस्ट वाइज इंडिया का भी एजुकेशन नो डाउट बहुत अच्छा है। ठीक है, प्रोवाइडेड यू हैव वेरी गुड स्कोर तो ही आपको बहुत अच्छा एजुकेशन इंडिया में मिल जाएगा। तो ये था आज के सेशन का कंक्लूडिंग पार्ट। ठीक है, तो चेतन सर ने बहुत ही अच्छे से हमें पीसीएम के ग्रुप के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया। भूषण सर ने हमें बहुत सारा डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया। और अगेन करियर गाइडेंस ये बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, इसको 1 घंटे या 1.5 घंटे के सेशन में कंप्लीट करना डेफिनेटली इम्पॉसिबल है। फिर भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पर सेशन एंड करते हैं बच्चों। फिर भी आप लोग हमारा जो ग्रुप है चैट ग्रुप, उस पर आप आपके जो भी डाउट्स क्वेश्चंस हैं वो डाल सकते हैं ओवर द टाइम। अगर वापस पॉसिबल होगा तो हम लोग वापस से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन बच्चों यहीं एंड करेंगे। आप सबने बहुत ही पेशेंटली हमें सुना, इसके लिए सभी का थैंक यू, धन्यवाद। ग्रुप पर हमारे कांटेक्ट नंबर है, वहां से आप हमें पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो।